हे गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच एक और न्यू स्टोरी लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है सानिया की। सानिया सानिया महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में रहने वाली एक लड़की है। और ये स्टोरी उसकी नहीं, बेसिकली उसकी आंटी की है, उसकी बुआ जी की है, जिनका नाम है होता है रीमा। तो रीमा, बेसिकली रीमा जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट और मतलब काफ़ी होशियार लड़की होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आगे आपके काम आएगी। तो ये स्टोरी शुरू होती है, रीमा जो होती है, रीमा पढ़ाई के लिए अपने बेसिकली पुणे शिफ्ट हो जाती है। गोंदिया से कुछ दूरी होता है पुणे। वो अपनी पढ़ाई के लिए पुणे शिफ्ट हो जाती है। वो वहीं से अपनी पढ़ाई वगैरह करती है। सानिया जो होती है वो गोंदिया में ही रह रही होती है अपनी फैमिली के साथ। तो सानिया जो रीमा होती है वो पुणे से अपनी पढ़ाई वगैरह करती है। इसी तरीके से कुछ साल निकलते हैं और रीमा वहाँ पर अपनी पढ़ाई वगैरह करके अपनी वेल सेटल उसको एक जॉब मिल जाती है और वो पुणे में ही जॉब करती रहती है और वहीं पे शिफ्ट हो जाती है अपना एक फ्लैट लेके। इस तरीके से कुछ कुछ टाइम बीतता है और उसकी जॉब वगैरह सब बढ़िया चल रही होती है। इसके बाद जो रीमा होती है, रीमा अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बैठी होती है और उसके एक कलीग का बर्थडे होता है। वो सभी ग्रुप बना के बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज नाइट आउट का प्लान बनाते हैं। और वो सभी नाइट आउट के लिए एक क्लब में जाने का डिसाइड करते हैं। वो सभी ग्रुप बना के अपने कैब वगैरह करके, गाड़ी से कैब वगैरह करके नाइट आउट के लिए एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, काफ़ी टाइम तक एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो सभी पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाने के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब हमको अपने अपने घर चलना चाहिए। तो वो सभी कैब करके और घर के लिए निकलते हैं। कैब होती है वो घर से कुछ दूर पे ही उनको उतार देती है कि अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे और आप लोग यहाँ से पैदल जा सकते हैं। तो उनके जो पूरे फ्रेंड सर्कल होता है वो डिसाइड करता है कि हाँ, काफ़ी अच्छा मौसम है, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम पैदल जा सकते हैं। वहीं पास में ही रीमा का घर होता है और वहीं आसपास ही सबके फ्लैट होते हैं। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि हम पैदल ही जाएंगे। इसी तरीके से वो पैदल निकल लेते हैं। तभी रीमा को चल रहे होते हैं आपस में बातचीत करते हुए, वो सभी चल रहे होते हैं। तभी रीमा को अचानक से लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ आ गया है। रीमा कहती है, यार क्या आ गया पता नहीं। वो अपने पैर के नीचे देखती है, तभी उसको देखते हैं कि उसके पैर के नीचे नींबू और मिर्ची आ चुका है। नींबू और मिर्ची आप लोग जानते हैं कि कॉमनली लोग अपनी दुकानों पे, अपनी गाड़ियों पे बांध ही लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। उसके बाद तो उनको भी लगता है ये नॉर्मल ही है और इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और वो उसके फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, ये तो ऐसे ही पड़ा है और इसको साइड करो, चलो। रीमा भी यही सोचकर उसको लात मार के साइड कर देती है। उसके बाद वो लोग घर जाने की डिसाइड करते हैं। उसके बाद रीमा अपने अपने घर आ जाती है और वो सभी अपने अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद रीमा अपने घर पहुंचती है। उसके बाद वो जाकर बेसिकली रीमा अपने घर पे जाकर रेस्ट करती है, आराम से सोती है। वो रात को अच्छे से सोती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है और रेडी होकर अपने रूम से जैसे ही बाहर जाती है, उसको वहाँ फ्लोर पे सैंडल्स के निशान दिखते हैं। जैसे ये मतलब पैरों के निशान होते हैं जिन पे खून लगा हो, जैसे किसी ने खून में टिप करके उन पैरों को वहाँ पर खून में टिप करे हुए पैरों से वहाँ पे चला हो। रीमा कहती है, यार ये किसके निशान हो सकते। वो अपना सैंडल चेक करती है तो उसको अपने सैंडल्स पे खून लगा हुआ दिखता है। पहले तो रीमा सोचती है, यार ये नींबू, मेरा पैर तो उस नींबू मिर्ची पे पड़ा था, कहीं उस नींबू मिर्ची से खून तो नहीं आया मेरे सैंडल पे। पर वो कहती है, नींबू मिर्ची में खून कैसे हो सकता है। और रास्ते में कोई ना कोई जानवर वगैरह पैर के नीचे आ गया होगा और इस वजह से इस पर खून आ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इन चीज़ों को इग्नोर करती है और वो ऑफिस के लिए अपने निकल जाती है। उसके बाद
इसी तरीके से 1-2 हफ्ते बीतते हैं और रीमा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको ठंड लगने लगती है, फीवरिश फील होने लगता है, मतलब अजीब सा ही उसको फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा होता है। और रीमा इस चीज़ के लिए काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाती है। डॉक्टर भी इसको देख के चौंक जाते हैं कि हम आपको दवा दें तो किस चीज़ की दें। आपके सारे डॉक्टर्स साहब टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, सब कुछ। और पर अब तो रीमा की तबीयत जो होती है वो बिगड़ ही रही होती है। रीमा को अंदर से फील हो रहा था कि मेरे संग जो हो रहा है वो उसी को पता है, जिसके संग होता है वही जानता है। तो रीमा के संग जो हो रहा होता है उसको वो खुद ही जानती है। वो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाती है, इंडिया के सारे टॉप डॉक्टर्स को दिखाती है, पर कोई भी डॉक्टर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि ऐसे तो काम नहीं होने वाला। वो दिखाती रहती, इसी तरीके से 10 साल बीत जाते हैं। वक्त आ जाता है 2020-21 का। ये जो स्टोरी चल रही है 2010 9-10 के आसपास चल रही है। और अब जो वक्त आ गया वो 10 साल बाद का, कोविड के 2019-20 का आ गया। इसी तरीके से वो दवाई चलती रहती है पर उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। उसकी हालत वैसी की वैसी बनी होती है, वो भी दिन अपने काट रही होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे वो अपने दिन काट रहे होते हैं। तभी क्या होता है, कोविड जो पहला कोविड और दूसरे कोविड के बीच में तो थोड़ा सा टाइम के लिए खुला था। उस टाइम सानिया जो होती है उसके फैमिली मेंबर डिसाइड करते हैं कि गेट टुगेदर रखते हैं, सभी को बुलाते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि कोविड के जो दौरान लॉकडाउन वगैरह लगा था और उससे पहले भी वो लोग नहीं मिले थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि गेट टुगेदर रखते हैं, सभी को बुलाते हैं और सब आपस में मिलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई भी आपस में हम मिले नहीं। तो वो ऐसा ही डिसाइड करते हैं, सभी को बुलाते हैं। और रीमा भी अपने मॉम एंड डैड के साथ वहाँ आती है। और रीमा आती है, वो लोग ऐसे बातें करते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो लोग मिले होते हैं। काफ़ी सारी बातें करने के बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और ऐसी बातों बातों में रीमा जिक्र करती है कि रीमा जिक्र नहीं करती, सॉरी, रीमा और सानिया दोनों एक रूम में सो रहे होते हैं और बाकी लोग अलग अलग, मतलब सब अपने अलग अलग रूम में सो रहे थे। तो रीमा और सानिया एक ही रूम में सो रहे होते हैं क्योंकि रीमा सानिया बच्ची होती है और रीमा उसके संग सोने में कोई दिक्कत नहीं है। सानिया बेसिकली जो रीमा होती है वो तो जल्दी सो जाती है, पर सानिया होती है, सानिया जो होती है वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही होती है क्योंकि उसके 12th के या कोई तो एग्जाम्स चल रहे होते। अभी वो सानिया देखते कि रीमा कुछ तो बोल रही है, बड़बड़ा रही है। रीमा जब बड़बड़ा रही होती है तो वो कुछ अजीब सी अलग सी भाषा में बड़बड़ा रही होती है। वो कुछ इस तरीके से बड़बड़ा रही है कि कुछ सानिया की तरफ देख के चिल्ला रही है, शाउट कर रही है। और अजीब सी भाषा है उसकी, कुछ अजीब सी, मतलब सोते आंखें उसकी बंद है और अजीब अलग किसी दूसरी भाषा में बड़बड़ा रही है। ना तो मराठी बोल रही है और ना हिंदी या ना इंग्लिश, कुछ नहीं, ऐसी कोई भाषा बोल रही है जो सानिया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। सानिया भी इग्नोर करती है, वो सोचती है यार सोते में बड़बड़ा रही है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे जो होता है वो रीमा के जो डैड होते हैं वो सानिया के डैड से कहते हैं कि इसकी कोई शादी वादी के लिए कोई लड़का वगैरह हो हमारे पास, की अब एज हो रही है शादी की, कोई लड़का वगैरह हो तो प्लीज़ बताओ, इसकी शादी वगैरह करवाते हैं। तो इस तरीके से रीमा की शादी की बात करते हैं और जो रीमा और वो उनको सानिया उसके डैड को बताते हैं कि जो रीमा है इसकी 7 से 8 शादियाँ पहले भी टूट चुकी हैं, मतलब सब कुछ फाइनल हो चुका था, सब कुछ फाइनल हो गया था, बस शादी का दिन ही रह गया था। और उससे पहले लड़के वालों ने किसी न किसी रीजन से मना कर दिया शादी करने से। क्या रीजन था कुछ नहीं पता, बस उन्होंने सामने से मना कर दिया। और ये बात सुन के सानिया के डैड चौंक जाते हैं काफ़ी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो रीमा जो है काफ़ी गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अपने आप में काफ़ी कुछ है। तो वो फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो ये नॉर्मल नहीं है। जो उसके डैड होते हैं वो ऐसे सोचते हैं। अगले दिन फिर सानिया और रीमा दोनों रूम में सो रहे होते हैं और वो फिर से बड़बड़ा रही होती है और इस बार इस तरीके से बहुत तेज, मतलब सानिया के ऊपर चिल्ला रही होती है वो। और इस बार जो भाषा बोल रही होती है वो पिछली वाली भाषा से अलग थी,
किसी और लैंग्वेज में वो बात कर रही थी। जो पिछली बार लैंग्वेज में बात कर रही थी उस लैंग्वेज में अब बात नहीं कर रही होती जो, और आज किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही होती। ये देख के सानिया काफ़ी चौंक जाती है और कैसे ना कैसे वो रात काटती है और अगले दिन अपने डैड को बताती कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके डैड कहते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो सानिया जो रीमा के मॉम डैड होते हैं उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए, रीमा को कुछ दिन के लिए आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये यहीं से काम करती रहेगी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं, वहाँ अकेले रह के भी क्या करेगी, अभी कोविड का टाइम ही चल रहा है, तो उसको यहीं रहने दीजिए, ये हमारे संग ही कुछ दिन बिता लेगी। ये सोच के और सानिया के वो रीमा के मॉम डैड भी कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो कुछ दिन इसको यहीं रहने दो और बाकी हम देखते हैं। वो दोनों उसके मॉम डैड चले जाते हैं अपने घर। तो सानिया और रीमा दोनों एक ही रूम में सोते थे। तो ऐसे ही होता है, वो जो सानिया के डैड होते हैं वो एक मौलवी को जानते थे। वो एक मौलवी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं ऐसे ऐसे बात है, उस लड़की की पिछले 10 साल से तबीयत खराब है और रात को ऐसे ऐसे बड़बड़ाती है, उसकी शादी होते होते टूट जाती है। तो मौलवी जो होता है वो कहता है कि हो ना हो कोई ना कोई गड़बड़ है, मैं आपके घर पे आऊँगा, उससे बात करूँगा अकेले में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। तो जो मौलवी होता है वो अगले दिन उनके घर पे आता है और रीमा से अकेले में 15 मिनट के लिए टाइम बिताता है वो, और फिर उसके बाद वो कागज़ पे कुछ तो लिख के लाता है। कागज़ में वो कुछ लिख के लाता है, उसके बाद कागज़ में जब वो कुछ लिख के लाता है तो वो सानिया के जो डैड होते हैं उनसे कहता है कि आप मेरे से अकेले में कोई बात करनी है। अकेले में वो बात करते हैं तो वो उसको बताते हैं कि जो रीमा जो है उसके ऊपर 6 जिन्नों का साया है, मतलब 6 जिन्नों ने उसको पजस कर रखा है और बहुत बुरी तरीके से उसको पजस कर रखा है। पिछले 10 साल से उसको 6 जिन्नों ने पजस कर रखा है, मतलब आप समझ सकते 6 जिन्नों ने पिछले 10 साल से उनके कब्जे में है वो। ये सुन के उसके डैड काफ़ी चौंक जाते हैं और वो मौलवी आगे बताता है कि उनमें से जो एक जिन्न है वो इसका प्रेमी है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका है और इसीलिए वो इसकी शादी भी नहीं होने दे रहा, इसीलिए 8 बार उसकी शादी टूट चुकी है। तो ये सुन के उसके डैड काफ़ी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि अब बताइए मौलवी जी क्या हो सकता है, कैसे इसको बचाया जाए इनसे। तो वो मौलवी कहते हैं कि मैंने वैसे ताबीज़ तो बांध दिया है और कुछ भी हो जाए उस ताबीज़ को खुलने मत देना, कुछ भी हो जाए ना तुम खोलना ना किसी और को खोलने देना, बस वो ताबीज़ खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब ताबीज़ खुल गया तो हम इस लड़की को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो जिन इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी बात। तो वो उससे कहते हैं कि बाकी आगे जो होगा वो हम देखते हैं क्या करना है, अभी के लिए मैंने ताबीज़ बांध दिया इसकी सुरक्षा के लिए, तो अभी इस ताबीज़ को खुलने मत देना। तो उसके जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, और वो घर में सबको बता देते हैं कि वो ताबीज़ खुलना नहीं चाहिए। और सानिया जो होती है उसको भी बताया जाता है, पर उसको पूरी बात नहीं बताई जाती, उसको बस ये बताया जाता है कि जो रीमा का ताबीज़ है वो तुम्हें नहीं खोलना है, कुछ भी हो जाए वो ताबीज़ नहीं खोलना, ये तुम्हारी आंट के लिए बुआ के लिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वो ताबीज़ नहीं खोलना तुम। ये सुन के वो भी कहती है ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर रीमा और सानिया दोनों रूम में सो रहे होते हैं, रात हो जाती है और दोनों सो रहे होते हैं। तभी सानिया जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है, रीमा सो गई होती है, तो वो जल्दी सो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो सानिया होती है वो अपनी बुक्स में ऐसे करके पढ़ रही होती है, ऐसे करके बुक्स की तरफ देख रही होती है, उसको अचानक से लगता है कि कोई उसके बगल में खड़ा है। ये देख के सानिया अचानक उसे लगता है, वो एकदम से पलट के देखती है इस तरीके से, और तभी उसको दिखता कि रीमा उसके बगल में खड़ी हुई है और उससे बोल रही है ताबीज़ को खोल दे इस ताबीज़ को खोल दे। और तो सानिया समझती है कि नींद में वो जैसे तैसे उसको उसके बेड तक ले जाती है और उसको वहाँ बेड पे चुपचाप सुला देती है कि आप सो जाओ, आप नींद में हो और नींद में आप बड़बड़ा रहे हो, इस तरीके से वो जब कैसे तैसे सुला देती है। अब जो होता है, जो सानिया होता है उसका मूड भी डिस्टर्ब हो गया होता है, वो उसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो, तो वो अपनी बुक्स वगैरह उठाकर साइड में रखती है और अपने कान पे हेडफोन्स लगा के और आराम से इस तरीके से सो जाती है, इस तरीके से। और हेडफोन पे पॉडकास्ट वगैरह कुछ सुन रही होती है वो। तो
तभी उसको अचानक से लगता है कि उसके बगल में बराबर में फिर से कोई खड़ा। वो अचानक से यूं करके देखती है तो रीमा जो होती है वो एकदम से आगे बाल करके इस तरीके से खड़ी है और उससे बोल रही है, ये खिड़की खोल दे, ये पंखा चला, मेरा सफोकेट हो रही हूँ मैं, मेरा दम घुट रहा है। वो ऐसे करती पंखा चला देती है, खिड़की खोल देती है और फिर उसको सुला देती है ऐसे तैसे। अगले दिन वो अपने डैड को ये बातें बताती है कि डैड ऐसे ऐसे हुआ रात को और मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो उसके डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं एक पंडित जी को भी जानता हूँ। उसके जो डैड होते हैं वो एक पंडित जी को भी जानते हैं। वो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी को पूरी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आके देखता हूँ। वो घर पे आते हैं, वो कहते हैं पूरे घर की तुम्हें शुद्धि करानी होगी और इस लड़की की सन भी पूजा करनी होगी, उसके बाद ही ये सब कंट्रोल में आ सकता है। तो पंडित जी वैसा ही करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और सब चीज़ शुद्धि वगैरह करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उस पूजा के बाद जो रीमा है वो बिल्कुल मतलब ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है वो। और फिर उसके बाद जो सानिया के डैड होते हैं वो रीमा से बोलते हैं अब तुम जब ठीक हो चुकी है तो तुम अपने पुणे वापस जा सकते हो और अपने काम वगैरह पे फोकस करो। और तो जो रीमा होती है वो वापस पुणे चले जाती है और वो नॉर्मल हो चुकी है। पर उसके जाने के बाद उनके घर में जो होती है कुछ गड़बड़ी होने मतलब गड़बड़ चीजें होना शुरू हो जाती हैं, अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सानिया की जो मॉम होती है उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है, उसके डैड का कुछ फाइनेंशियल लॉस होने लगता है एकदम से। तो ये बात सोच के वो पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी बताइए ऐसे ऐसे बात हो रही थी। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी क्योंकि वो उसके शरीर में 10 साल से रह रही थी, तो उनका अभी भी इम्पैक्ट उस घर में रह गया है। तो या तो तुम उस घर को बिल्कुल छोड़ दो या वहाँ पे एक बड़ी पूजा करनी होगी, शुद्धि करनी होगी घर की दोबारा से, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उसके डैड कहते हैं ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, आपको जब करना हो तब करिएगा। पर तभी अचानक से उसके जो डैड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एकदम से एक दिन। वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बिल्कुल मतलब उन्हें एक हफ्ते पहले तक कुछ भी नहीं होता है, पर एकदम से किसी इंटरनल डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कोई भी नहीं जान पाता कि क्या रीजन था। और इसके बाद जब डेथ हो जाती है तो उसकी सानिया की जो मॉम होती है वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, अब हम इस घर में रह नहीं सकते। नहीं तो पंडित जी से एक बार बात करते हैं। पंडित जी से कहते हैं पंडित जी आप पूजा करिए। तो पंडित जी और मौलवी दोनों मिलकर उस घर में आते हैं और मिलकर पूजा वगैरह, जो मौलवी का काम होता है वो मौलवी करते हैं, जो पंडित का काम होता है वो पंडित करते हैं। बड़ा हवन टाइप का करते हैं पंडित जी और मौलवी भी, अपना जो काम होता है वो करते हैं। उसके बाद वो घर उन नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल फ्री हो जाता है और सानिया उसकी मॉम उसी घर में रहते हैं और काफ़ी हैप्पी हैं। आज 4 साल हो चुके हैं उस बात को। और जो रीमा है वो भी काफ़ी हैप्पी है, उसकी शादी हो चुकी है, सब काम हो चुके हैं और वो भी अपनी लाइफ जो है नॉर्मली जी रही है। तो ये थी गाइस मेरी आज की स्टोरी। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।